Hello everyone, so you are here in Biology Bubble. In today's session, we are going to discuss about chapter number 2, Biological Classification of Unit 1, Class 11 Biology. So in the previous chapter we have discussed about classification and what is the need of classification. In this chapter we are going to discuss about various scientists and the criteria they use to classify various organisms. So the first one is Aristotle. Aristotle was the earliest to attempt more scientific basis for classification. Aristotle ने सबसे पहले एक साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने की सोची थी. एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं. ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हुए प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया: ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. 3 मीटर से ज़्यादा लेंथ वाले जो प्लांट्स थे उन्हें ट्रीज़ में कैटेगराइज्ड कर दिया, उससे कम जो थे वो श्रब्स में, और जो छोटे प्लांट्स होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे ग्रो करते हैं उन्हें हर्ब्स बोल दिया. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब वो कैरेक्टर्स जिन्हें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से बाहर से देखकर किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकें, वो कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं. और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी भी एनिमल की, उसे देख के आइडेंटिफाई किए जा सकें, उन्हें एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स बोलते हैं. ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स. उन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया. एक वो जिनमें रेड ब्लड हो और दूसरे वो जिनमें रेड ब्लड ना हो. द नेक्स्ट साइंटिस्ट इज कैरलस लिनियस. इन्हें फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है. इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था. इन्होंने इस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था. पूरे वर्ल्ड के लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया: प्लांटी एंड एनिमेलिया. तो किंगडम प्लांटी में उन्होंने सारे प्लांट्स को रख दिया और किंगडम एनिमेलिया में सारे एनिमल्स को रख दिया. और एनिमल और प्लांट के बारे में उन्होंने डिस्टिंग्विश ऐसे किया था: जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो उन्हें प्लांट मानते थे, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, उन्हें एनिमल मानते थे. जिसमें स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड फास्ट मिल जाता था उन्हें एनिमल में कैटेगराइज्ड कर दिया. और जिसमें किसी भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड स्लो मिलता था उन्हें प्लांटी में इन्होंने कैटेगराइज कर दिया था. अब इसके ड्रॉबैक क्या थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के? इट डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट्स. यूकारियोट्स और प्रोकारियोट्स के बीच में कोई भी इन्होंने डिफरेंस नहीं बताया था. यूकारियोट्स वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकारियोट्स में जेनेटिक मटेरियल नेक्ड प्रेजेंट होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होता. यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गाई आर नॉट एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिज्म. इनके बारे में भी इन्होंने इसमें कोई इनका अलग से क्लासिफिकेशन नहीं किया था, तो ये वाली इनकी थ्योरी फेल हो गई. उसके बाद में अ नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा. अब साइंटिस्ट को ये फील हुआ इस थ्योरी के बाद कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे ही हमें क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहिए और कैरेक्टरिस्टिक भी देखने चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जैसे सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, वॉल का नेचर क्या है, न्यूट्रिशन किस तरीके से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, फूड किस तरीके से ले रहे हैं, हैबिटाट किस हैबिटाट में रहते हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स इवॉल्व जब हुए तो क्या रिलेशनशिप थी, उस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए. क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम. इसी वजह से अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अपने हिसाब से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया. कुछ साइंटिस्ट थे इसमें, जैसे कि अर्नस्ट हैकल थे जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था. उसमें उन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में बताया था.
फिर उसके बाद कोपलैंड आए, उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटाई और एनिमेलिया के बारे में बताया। लेकिन उसके बाद आए R.H. विटेकर इन 1969। इनका क्लासिफिकेशन ज़्यादा एक्यूरेट माना गया। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसमें इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया को रखा। और इनका क्राइटेरिया क्या था, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया इन्होंने, उसमें सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन मींस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो फूड कैसे ले रहे हैं, न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है उस बेसिस पे, रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया। ये टेबल है, इसे हम देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे ये एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एक साइड इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉलम बना रखा है जिसके बेसिस पे क्लासिफाई हुए, फिर 5 किंगडम दे रखे हैं इन्होंने किस टाइप से इन्हें क्लासिफाई किया। तो फर्स्ट कैरेक्टर है सेल टाइप। मोनेरा जो होते हैं वो प्रोकारियोट्स होते हैं, मींस ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है और कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। प्रोटिस्टा आर यूकारियोटिक, सेल टाइप इनका यूकारियोटिक है। यू मीन्स ट्रू, कार्योटिक वर्ड जो यूज़ होता है वो न्यूक्लियस के लिए यूज़ होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फंजाई is also eukaryotic, plantae is also eukaryotic and animalia is also eukaryotic. Then the next character is cell wall. मोनेरा में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, नॉन सेल्यूलर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पॉलीसेक्राइड एंड अमीनो एसिड की बनी हुई होती है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। आर्की बैक्टीरिया जो होता है उसमें नॉन पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल प्रेजेंट होती है और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती ही नहीं है, वॉललेस होता है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है प्रोटिस्टा के सेल वॉल। डायटम्स में सिलीशियस सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सिलिका की बनी हुई, और डाइनोफ्लैजिलेट्स में पैक्टोसेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंजाई में प्रेजेंट होती है विदाउट सेल्यूलोज नहीं होता फंजाई के सेल वॉल में। इसमें प्रेजेंट होती है काइटिन की सेल वॉल, काइटिनीशियस सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यही इसका सबसे बेसिक करैक्टर है। और सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमेलिया में एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोकारियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, एब्सेंट होती है, इसलिए ही इसे प्रोकारियोट्स बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया इन तीनों में भी प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, मोनेरा जो है वो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल होते हैं, कोई टिश्यू वगैरह नहीं होते, ओनली सेल्स। प्रोटिस्टा भी ओनली सेल्स, यूनिसेलुलर बोल सकते हैं इन्हें, वरना तो कॉलोनी में भी प्रेजेंट होते हैं, चेन बना लेते हैं। फंजाई मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं और लूज टिश्यू लेवल का भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है। प्लांटी में टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल, एनिमेलिया में टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल, इन 3 टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में सबसे ज़्यादा डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफ मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, ये किसी ऊपर डिपेंड नहीं करते। कीमोसिंथेटिक मींस केमिकल से बनाते हैं और फोटोसिंथेटिक मींस लाइट से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। उसमें सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, या पैरासाइट हो सकते हैं
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के उनकी बॉडी को होस्ट की तरह ट्रीट करते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। मतलब पैरासाइट नुकसान पहुंचाते हैं एक तरीके से जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं। उसके बाद प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक लेकिन कीमोसिंथेटिक नहीं होते, एंड हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं प्रोटिस्टा। फंजाई हेटरोट्रॉफिक, केवल हेटरोट्रॉफिक होती हैं, सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक दोनों में से कोई भी हो सकती हैं। प्लांटी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक मतलब कि सनलाइट से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। एनिमेलिया हेटरोट्रॉफिक, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। हेटरोट्रॉफिक है एनिमेलिया, होलोजोइक होते हैं मीन्स जिनमें इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये प्रोसेस चलते हैं, होलोजोइक का मतलब। सो ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आर.एच. विटेकर ने क्या क्या चेंजेस किए थे। फंजाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम फंजाई। फंजाई को इन्होंने अलग किंगडम में रखा था, अलग किंगडम बना दिया था फंजाई का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। पहले फंजाई किंगडम प्लांटी में रखी जाती थी। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organisms were placed in the kingdom Protista. इन्होंने यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग जगह बनाई। जो मोनेरा थे उन्हें प्रोकारियोट्स को मोनेरा में रखा और यूकारियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। किंगडम प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास को भी रखा और क्लोरेला को भी रखा। इससे पहले ये एल्गी प्लांटी में रखे जाते थे, लेकिन इन्होंने क्लासिफिकेशन के दौरान इन्हें प्रोटिस्टा में रखा। विद पैरामीशियम एंड अमीबा। प्रोटिस्टा में पैरामीशियम और अमीबा भी इन्होंने रखे, विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमेलिया, जिन्हें किंगडम एनिमेलिया में रखा जाता था। इन्हें किंगडम एनिमेलिया और प्लांटी में इसलिए रखा जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, लेकिन इनमें काफ़ी सारे करेक्टर्स ऐसे थे जो उनसे बिल्कुल मैच नहीं करते थे, इसलिए इनके लिए अलग किंगडम बनाने पड़े। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria of classification changed. अब जो पहले साइंटिस्ट ने जिन्हें दूसरे किंगडम में रखा था उन्हें अब अलग किंगडम में रख दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्राइटेरिया ही चेंज हो गया क्लासिफिकेशन का। उन्होंने किसी और बेसिस पे क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को और इन्होंने किसी और बेसिस पे किया। वो हम पढ़ चुके हैं ऊपर कि किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, वो पूरी टेबल में यही दे रखा है। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव similarities but is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationships. अब जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया उसमें ये कोशिश की गई कि केवल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक पे किसी का भी क्लासिफिकेशन ना किया जाए, बल्कि उनकी फिजियोलॉजी को भी देखें और वो कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उन सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे उन्हें एक ग्रुप में रखा जाए। और फाइलोजेनेटिक मींस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे भी उन्हें ग्रुप किया गया। अब पहला आर.एच. विटेकर ने जो पहला किंगडम क्लासिफाई किया, किंगडम मोनेरा, उसके बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया रखे जाते हैं किंगडम मोनेरा में, ये इसके सोल मेंबर हैं। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा हर जगह फैला हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मोनेरा में आते हैं, बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं बैक्टीरिया। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर हम एक मुट्ठी भर के सॉइल उठा लें तो उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे हमें, अलग अलग टाइप के। They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow and deep oceans where very few other life forms can survive.
बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा हार्श हैबिटेट्स में भी ग्रो कर जाते हैं। इनके अंदर एबिलिटी होती है एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सर्वाइव करने की। हॉट स्प्रिंग्स जहाँ पे खौलता हुआ पानी होता है, गर्म बॉइलिंग वाटर, वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं ये। डेजर्ट्स में जहाँ पानी नहीं होता बिल्कुल, डेजर्ट्स में भी ग्रो कर सकते हैं ये। पाए जाते हैं डेजर्ट्स में। स्नो बर्फ़ में मिल जाते हैं। डीप ओशियंस, बहुत गहरे पानी में भी मिल जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ कुछ ही लाइफ फॉर्म सर्वाइव कर सकती हैं। वहीं बैक्टीरिया काफ़ी सारे हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर या उनके ऊपर एज अ पैरासाइट रहते हैं। अब बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है उनके शेप के बेसिस पे। सो द फर्स्ट वन इज़ स्फेरिकल और कोकस, अगर प्लूरल बोलेंगे तो कोकाई। जो स्फेरिकल शेप के होते हैं, गोल शेप के होते हैं, उन्हें कोकाई बोला जाता है, ये वाले। और रॉड शेप, एक रॉड जैसे शेप के होते हैं, उन्हें बैसिलस बोलते हैं। दिस वन, इसमें स्पोर दिखाया हुआ है। कॉमा शेप्ड विब्रियम, जिनकी कॉमा शेप्ड होती है उन्हें विब्रियम बोलते हैं, विब्रियो। एंड स्पाइरल शेप्ड के स्पिरुलम, दिस वन। इसमें फ्लैजिला दिखा रखा है, ये मोशन के लिए प्रेजेंट होता है फ्लैजिला। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। भले से ही इनका स्ट्रक्चर सिंपल हो बैक्टीरिया का देखने में, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। एज अ ग्रुप ये सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं, दे सिंथेसिस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपना खुद का खाना बनाते हैं। दे में भी फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, जो लाइट से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हों, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, जो कि केमिकल से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हो। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया में जो टाइप पाए जाते हैं वो हेटरोट्रॉप्स के टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन गेन करने के लिए। अब इसमें RH विटेकर सिस्टम में सिर्फ मोनेरन्स बताए गए थे, लेकिन आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया था कार्ल वूज ने, जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। ये NCERT में नहीं है। आर्की बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने बताया था, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज, हैलोफिल्स। आर्की बैक्टीरिया को इसलिए स्पेशल बताया गया है क्योंकि सम ऑफ द एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत बुरी कंडीशन झेल सकते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा सॉल्टी एरिया हेलोफाइल्स में भी ग्रो कर सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोएसिडोफिल्स जिन्हें बोलते हैं, उनमें भी ग्रो कर सकते हैं। एंड मार्शी एरियाज़, जहाँ पे मिथेनोजेंस, ये आर्की बैक्टीरिया के नेम दे रखे हैं। मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, ये सारे आर्की बैक्टीरिया के नेम हैं। सॉल्टी एरिया में जो ग्रो करते हैं उन्हें हेलोफिल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में जो ग्रो करते हैं थर्मोएसिडोफिल्स, एंड मार्शी एरियाज़ में जो ग्रो करते हैं उन्हें मिथेनोजेंस बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, एंड दिस फीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। आर्की बैक्टीरिया में जैसे हमने पढ़ा था कि इनमें पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए ये बाकी सारे ऑर्गेनिज्म से थोड़ा डिफ़र करते हैं। नॉन पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल प्रेजेंट होती है इसमें। ब्रांच लिपिड चेन प्रेजेंट होती हैं, इसी वजह से ये एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन में भी ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि ये जो लिपिड चेन है, ब्रांच्ड लिपिड चेन है, वो लिपिड मतलब एक तरीके से फैट की चेन बनी हुई होती है इनके ऊपर, जो इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है।
हॉट स्प्रिंग्स में से जो हीट होती है उसे कंडक्ट नहीं करती, इनकी बॉडी तक इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है ब्रांच्ड लिपिड चेन। Methanogens are present in the gut of several ruminant animal such as cows and buffaloes. Methanogens जो है, जो मार्शी एरियाज़ में आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनका नाम है मिथेनोजेंस। वो बहुत सारे रूमिनेंट एनिमल्स के गट में पाया जाता है जैसे कि काऊ, बफेलोज, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं जो अपने फूड का डाइजेशन अपने माउथ से करते हैं, मतलब पहले वो फूड को खाली निगल लेते हैं और वो उनके स्टमक में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, और बाद में जब फ्री टाइम में वो अपना फूड वापस अपने माउथ में ट्रांसफ़र करते हैं अपने स्टमक से, उसके बाद में अपने टीथ से ही डाइजेस्ट करते हैं। उन्हें रूमिनेंट बोलते हैं। काऊ और बफेलो आती हैं, उनके गट में, उनके स्टमक में पाए जाते हैं मिथेनोजेंस, और मिथेनोजेंस की वजह से ही बायोगैस यानी मीथेन प्रोड्यूस होती है उनके डंग से। काऊ डंग वगैरह से बायोगैस बनाई जाती है, वो मिथेनोजेंस की वजह से ही प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू मीन्स ट्रू, ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनमें, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई, एंड इफ़ मोटाइल अ फ्लैजिलम, अगर ये मोशन कर सकते हैं तो इनमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है, एक या दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया जो है, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल देते हैं काफ़ी बार, हैव क्लोरोफिल ए, उसमें क्लोरोफिल ए होता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, जैसा कि हरे पौधों में पाया जाता है, एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल देते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। कोलोनियल और फिलामेंटस, कॉलोनी बना के रहते हैं या लंबी चेन बना लेते हैं, जिसे फिलामेंट भी बोल देते हैं। मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं, या तो समुद्री पानी में पाए जाते हैं या फिर ज़मीन पर पाए जाते हैं। द कॉलोनीज़ आर जनरली सराउंडेड बाई ग्लैटिनियस शीथ, जो इनकी कॉलोनी होती है वो ग्लैटिनियस शीथ के द्वारा सराउंडेड होती है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ जो होती हैं उनमें ब्लूम्स भी बना लेते हैं, एक ऊपर से उनके कॉलोनी बना लेते हैं, उन्हें पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen by specialized cell called heterocyst। साइनोबैक्टीरिया के कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्गेनिज्म हैं, ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं, और जिस सेल से ये हेल्प करते हैं, जो इनमें एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है, उसका नाम है हेट्रोसिस्ट। कौन कौन से हैं एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं जो फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को? सो दीज आर नॉस्टॉक एंड एनाबीना। यहाँ पे नॉस्टॉक का डायग्राम दिया हुआ है, ये ग्लैटिनियस शीथ से कवर है, म्यूसिलेजिनस शीथ से। हेट्रोसिस्ट दिखा रखी है ये। अब ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है और नाइट्रोजन फिक्स भी कर सकती है, लेकिन दोनों काम एक टाइम पे नहीं करेगी। या तो एक टाइम पे फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करेगी या फिर नाइट्रोजन फिक्स करेगी। नाइट्रोजन फिक्स हेट्रोसिस्ट से करेगी। फ्री लिविंग स्टेज में कर सकती है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं होता। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या करते हैं? दे ऑक्सीडाइज्ड वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज़ द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। ये नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देती हैं और उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे अपने एटीपी प्रोडक्शन में, एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के प्रोडक्शन में
यूज करती हैं उस एनर्जी को। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर को, क्योंकि ऑक्सीडाइज कर देती हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में है, द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, इनमें से ज़्यादातर जो बैक्टीरिया है वो डिकम्पोज़र होते हैं, डिकम्पोज करते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड ऑर्गेनिज्म का। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, बहुत सारे ह्यूमन के बहुत सारे यूज़ में आते हैं ये वाले बैक्टीरिया। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, कर्ड बनाने में यूज़ होते हैं। कर्ड बनाने में एक कॉमन बैक्टीरिया यूज़ होता है जिसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं ये, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स इससे बनाई जाती हैं। इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिस, रिबोसस, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए यूज़ किया जाता है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, लेग्यूमिनियस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए यूज्ड होते हैं, जैसे कि राइजोबियम। सम आर पैथोजेंस, बहुत सारे इनमें से पैथोजन भी होते हैं। कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फार्म एनिमल को नुकसान पहुंचाते हैं। पेट्स जो हमारे पालतू जानवर होते हैं उनमें भी एज अ पैरासाइट बोल सकते हैं इन्हें, डिसीज़ करते हैं पैथोजन के अटायर में। जैसे कि इनके डिसीज़ रखी हैं, क्लोरेला, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिसीज़ कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया बहुत सारी डिसीज़ कॉज्ड कर सकते हैं, इसलिए इन्हें पैथोजन बोला जाता है। एनिमल में भी और क्रॉप्स यानी प्लांट्स में भी डिसीज़ कॉज करते हैं। डिसीज़ के नाम हैं ये इम्पोर्टेंट है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, बैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में मेनली जो होता है वो फिजन से होता है, बाइनरी फिजन। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर, जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं यानी रिप्रोड्यूस करने के लिए इनका फेवरेबल कंडीशन नहीं होता तो स्पोर प्रोड्यूस कर लेते हैं, और बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो बस्ट करते हैं और स्पोर अपने फैला देते हैं, उनसे रिप्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। डीएनए का ट्रांसफ़र होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। तो ये थे इनके रिप्रोडक्शन मेथड, ये दिखा रखा है डिवाइडिंग बैक्टीरियम, डीएनए, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा इम्पॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसका साइज़ होता है 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर की रेंज में इसका साइज़ होता है। इसे PPLO भी बोल देते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। रॉक्स एंड नोकार्ड ने इसकी डिस्कवरी की थी माइकोप्लाज्मा की। प्लूरल फ्लूइड ऑफ इन्फेक्टेड कैटल्स, जो इन्फेक्टेड कैटल्स थी निमोनिया की, उनके प्लूरल फ्लूइड में से इनकी डिस्कवरी की गई थी। इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। अब प्लांट किंगडम में तो ये है नहीं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स में एज अ पैरासाइट रहते हैं, हाईली प्लियोमॉर्फिक होते हैं, अपना शेप चेंज करते रहते हैं, तो इसलिए इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। सेवरल डिसीज़ कॉज करते हैं ये प्लांट और एनिमल में। द माइकोप्लाज्मा और ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल, एक सबसे बड़ा पॉइंट है, इसमें सेल वॉल ही नहीं होती, जो एक्सेप्शन है एक मोनेरा का। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स बोला जाता है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये एनिमल और प्लांट में डिसीज़ कॉज करते हैं। बस यही था हमारे आज के सेशन में। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
and in the next section we are going to study about kingdom protista. Thank you. Have a good day.